हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट बडी, जहां पे आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे न्यूज़ मिलते हैं हर रोज़। तो आज हम आपका भाई वापस आ गया एक और नई आईपीएल टीम का प्रीव्यू करने के लिए, जो कि आज आईपीएल टीम का जो प्रीव्यू होने वाला है वो डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। उसके पहले आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है आपका भाई वहाँ पे अपडेट कर देता है कि वीडियो आ चुकी है। और वीडियो आती है तो ना, वीडियो के साथ एक स्पेशलिटी क्या होती है ना कि चैप्टर्स डले रहते हैं। तो चैप्टर्स जब डले रहते हैं ना, तो आपको जो भी पर्टिकुलरली उस चैप्टर का जो देखना है, आप वहाँ पे उस चैप्टर के पे क्लिक कीजिए, आप वीडियो के उस पार्ट पे आ जाते हो जो आपको पसंद है देखना। उसके बाद ऑब्वियसली चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर कुछ भी मैं मिस कर देता हूँ तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि क्या आपका भाई मिस कर दिया, तो वो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगा। ठीक है। इसके साथ ही रोज़ वीडियो शेड्यूल रहती है सुबह 9 बजे की, तो सुबह 9 बजे हर दिन आपको वीडियो मिल जाती है कि भाई आपका 9 बजे वीडियो डाल देता है। ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रीव्यू का, कि कैसी लग रही है टीम, कहाँ क्या इस बार वो डिफेंडिंग चैंपियंस अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी, या फिर से जो 18 साल के बाद उन्हें एक बार खुशी मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो ऑब्वियसली बैटर्स पे अगर ध्यान दें तो कैप्टन रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा और जॉर्डन कॉक्स। ये अगर आप देखेंगे बैटर्स में तो ये हैं। अगर आप अगेन अब इंडिविजुअली चले, रजत पाटीदार भाई, पिछले साल जीत का क्रेडिट रजत पाटीदार को इसलिए जाता है क्योंकि जो मिडिल ओवर्स का जो फेस था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, वहाँ पे रजत पाटीदार ने ना बहुत अच्छे से रन रेट को मेंटेन रखा। वो रन रेट को ना नीचे नहीं जाने दिया और स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। अगर क्योंकि आईपीएल में क्या होता है ना, अगर आप स्पिन को बहुत अच्छा खेल पा रहे हो तो आप निकाल लोगे, मतलब आप फिर मिडिल ओवर्स का जो चक्कर रहता है ना वो निकाल लोगे। और रजत पाटीदार पिछले साल बहुत अच्छा किया। और सिर्फ ये नहीं था कि मिडिल ओवर्स में अगर अर्ली विकेट्स भी गिर रहे थे तो वो एंकर भी बहुत अच्छा कर रहा था पारी को। तो ऑल इन ऑल रजत पाटीदार बहुत अच्छा किया है। ये एक मतलब फाइंड रहा है आरसीबी का, क्योंकि 2022 में ये ऐसा रिप्लेसमेंट प्लेयर आया था रजत पाटीदार, और 2025 में इस बंदे ने आपको आईपीएल ट्रॉफी जिता दी आफ्टर 18 लॉन्ग ईयर्स। तो रजत पाटीदार पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। ठीक है। उसके बाद आता है देवदत्त पाटिकल। लास्ट ईयर देवदत्त पाटिकल लास्ट में इंजर्ड हो गया था, मयंक अग्रवाल को एज अ रिप्लेसमेंट बुलाया गया था, लेकिन पाटिकल पिछले साल कुछ खास किया भी नहीं था, क्योंकि बहुत आउट ऑफ फॉर्म था, ऊपर नीचे भी हो रहा था उसका पोजीशन। क्योंकि जब बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जा रहा था तो रजत पाटीदार खुद 3 पे आ जाता था। तो पार्टिकल का ऑफ रहा था पिछला सीज़न, लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज़ ये देखने लायक है कि पार्टिकल इस साल डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा करते हुए आ रहा है, तो उसके साथ इस साल फॉर्म है। लेकिन क्या देवदत्त पाटिकल को 3 पे खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी आ चुका है, उसकी बात अभी करेंगे जब ऑलराउंडर्स पे जाएंगे। तो उसके बाद आता है द विराट कोहली भाई। इस बंदे पे तो आरसीबी ने इसे ड्राफ्ट में उठाया था। ठीक है, 2008 में ड्राफ्ट में उठाया था, और उसके बाद इसने आरसीबी को उठाया हुआ है 18 साल से। ठीक है। तो विराट कोहली पे तो कुछ बोलना ही नहीं बनता, क्योंकि भाई द ग्रेट्स में आता है, ऑब्वियसली हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। और भाई पिछले साल इस बंदे ने रो दिया था, मतलब ये 18 साल से 17 साल से ट्राई कर रहा था, और फाइनली 18th ईयर में जाके इसको वो ट्रॉफी टच करने को मिला आरसीबी को या विराट कोहली को। तो बस भाई बंदा खेलेगा, इंजॉय करेगा ही। ऑब्वियसली एज अ इम्पैक्ट प्लेयर तो नहीं खेलने वाला विराट कोहली। ठीक है। तो 100% एनर्जी लगेगा, ये सब चीज़ 100% एनर्जी देगा, अपना ग्राउंड में 100% देगा, इनफैक्ट 200% आप कह सकते हो। ठीक है। और अगेन भाई का मतलब विराट कोहली का भाई 600 650 रन का सीज़न तो आ ही रहा है। ठीक है। 600 650 रन का सीज़न तो विराट कोहली का आ ही रहा है, तो नो डाउट विराट कोहली पे। उसके बाद आता है फील्ड सॉल्ट, काफ़ी अच्छा ये ओपनर रहा है। ऑब्वियसली इस अभी T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका में हुआ, वहाँ पे इस बंदे ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, मतलब काफ़ी एक मैच में ही परफॉर्म किया। लेकिन पिचेस डिफरेंट होती है वर्ल्ड कप और आईपीएल में पिचेस आपको बहुत अच्छी मिलती हैं, बैटिंग पिचेस मिलती हैं। और भाई इस बंदे ने ना टॉप ऑर्डर में जो
ये जब फिल सॉल्ट है ना, जो आके तोड़ता है ना शुरू में, वहाँ पे विराट कोहली को ना मौका मिल जाता है थोड़ा सेट होने का, क्योंकि विराट कोहली बॉल 1 से नहीं मार पाता, लेकिन फिल सॉल्ट बॉल 1 से मारता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाता है कि विराट कोहली को थोड़ा टाइम मिल जाता है भाई। अगर विराट कोहली सेट हो गया तो उसके बाद तो सामने वाला ही अनसेटल हो जाता है। बात वही है, फिल सॉल्ट ऊपर से 6 ओवर में भी मैचेस ख़त्म करता है। बहुत मैचेस उसने इंग्लैंड के लिए भी ख़त्म किया, और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो उसने बहुत सारे मैचेस आरसीबी के लिए भी शुरू के 6 ओवर में ही ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है? फिर जितेश शर्मा अगेन उसको मौका नीचे ही मिला है ज़्यादातर, और जितेश शर्मा अपना बेस्ट भी आरसीबी में आके ही दिया। ये चीज़ भी देखने लायक है कि जितेश शर्मा का इसके पहले जब वो पंजाब किंग्स में था, वो उतना अपना बेस्ट नहीं दे पाता था जितना उसने आरसीबी में आके दिया है, ठीक है? तो जितेश शर्मा के ऊपर अगेन फिनिशिंग की जिम्मेदारी होगी। वहाँ पे और भी प्लेयर्स आपको फिनिशिंग के रोल में मिलेंगे, रोमारियो शेफर्ड हो गया, कुणाल पांड्या हो गया, ठीक है? तो जितेश शर्मा के ऊपर अगेन ग्लव्स भी रहेगा और फिनिशिंग रोल का भी रहेगा। जहाँ तक जॉर्डन कॉक्स है, वो अगेन मेरे को लग रहा है फिल्ड सॉल्ट का ही बैकअप रहेगा। उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर्स, और भाई ऑलराउंडर्स हैं एज मेनी एज 11 ऑलराउंडर्स। कुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, वेंकटेश अय्यर, सात्विक देशवाल, मंगेश यादव, विकी ओसवाल, विहान मल्होत्रा एंड कनिष्क चौहान, ठीक है? कुणाल पांड्या, भाई ये बंदा स्पिनर नहीं है, ठीक है? इसको आज के डेट में कोई भी बैट्समैन ना है तो स्पिनर नहीं खेलता। सब मतलब होता है ना कि चलो स्पिनर आया तो एक ओवर चलो हम कैप पहन के खेले, हेलमेट उतार दे। नहीं भाई, ये तो सीधा बाउंसर ही मार देता है। इसने रसल को मारा था बाउंसर, उसके बाद रसल ने ना हेलमेट मंगा लिया था। और कुणाल पांड्या बस एज अ ऑलराउंडर ही नहीं, वो बैटिंग में काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अर्ली कोलैप्स हो जाता है आरसीबी का, मानो 30 पे 4 हो गई, या 20 पे 3 हो गई, या 35 पे 4 हो गई, 40 पे 4 हो गई, 40 पे 5 हो गई, मैं ऐसे सिनेरियोज बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ना कुणाल पांड्या आके काफ़ी अच्छा एंकर रोल किया है, क्योंकि अगेन कुणाल पांड्या एकदम बहुत नीचे आता है, जितेश शर्मा, रोमानियो शेफर्ड के बाद ही आता है। तो वो एक चीज़ हो जाता है कि कैसे कुणाल पांड्या को एडजस्ट करना है, ठीक है? लेकिन कुणाल पांड्या को अगर ऊपर थोड़ा भेजा जाता है, जब टीम का कोलैप्स होता है, वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ये अगेन कुणाल पांड्या का ऐसा कंट्रीब्यूशन रहता है ना, चाहे वो मुंबई इंडियंस में हो, या जब वो एलएसजी के लिए खेलता था, या आरसीबी के लिए, इट्स लाइक कि उसका कंट्रीब्यूशन 20 25 30 35 रनों का ही होता था, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता था इतना इम्पॉर्टेंट टाइम पे, कि वो मैच ही थोड़ा सा आपके पक्ष में कर देता था, या एक फाइटिंग स्कोर तक टीम को ले जाती थी। लेकिन अगेन उससे अप्रिसिएशन कुणाल पांड्या को नहीं मिलती थी। और एज अ बॉलिंग, भाई बॉलिंग भी बहुत किफ़ायती करता है। 28 26 30 32 रन दे के 1 2 विकेट लेके अपना कब स्पेल निकाल देगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो कुणाल पांड्या का अगेन कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लोअर मिडिल ऑर्डर में, और बॉलिंग में अगेन स्पिन डिपार्टमेंट को कुणाल पांड्या ही लीड करेगा। उसके बाद आता है स्वप्निल सिंह। अगेन स्वप्निल सिंह को भी मौका, स्वप्निल सिंह हो गया, सात्विक देशवाल हो गया, मंगेश यादव, विकी ओसवाल, विहान मल्होत्रा या कनिष्क चौहान, ये सारे प्लेयर्स हो गए। ये अगेन बैकअप प्लेयर ज़्यादा हैं। स्वप्निल सिंह को आप ज़्यादा बेटर देखोगे कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल, इम्पैक्ट प्लेयर में जो 5 नाम दिए जाते हैं ना, वहाँ पे आप स्वप्निल सिंह को ज़्यादा देखोगे। फिर आता है शेपर्ड, और सॉरी टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड। इन दोनों की मैं साथ में बात करता हूँ। भाई ये राक्षस हैं, जब मारना शुरू करते हैं ना भाई, तो एकदम नहीं रुकते। मेरे को तो याद है रोमारियो शेपर्ड ने 18 बॉल में शायद 50 51 रन की पारी खेली थी सीएसके के खिलाफ, और वो मैच विनिंग नॉक हो गया था। सीएसके 5 6 रनों से मैच हार गया था पिछले साल, ठीक है? वैसे पिछले साल सीएसके जीता ही कौन सा मैच था वो याद करना पड़ता है, हारा हुआ मैच नहीं, ठीक है? तो और टिम डेविड, और भाई ये दोनों ना काफ़ी अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये दोनों प्लस जितेश शर्मा। भाई इनकी फिनिशिंग बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। ऊपर से रोमारियो शेफर्ड तो पिछले साल काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी किया। मतलब रोमारियो शेफर्ड को ज़्यादातर आप बैटिंग के लिए मानते हो, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने चिन्ना स्वामी की पिच पे बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और चिन्ना स्वामी की पिच पे अगर बॉलर अच्छा कर जाए दैन इट्स अ गुड साइन फॉर द टीम, ठीक है? इन दोनों राक्षस हैं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों राक्षस हैं। अगर 5 ओवर में 100 रन भी चाहिए आरसीबी को, आखिरी 5 ओवर में 100 रन चाहिए, और ये दोनों स्ट्राइक पे हैं, ये दोनों हैं पिच पे, आप नहीं कह सकते हो कि सामने वाली टीम जीत चुकी है, नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये इतना बुरा मारते हैं भाई, इतना बुरा मारते हैं ये, ठीक है? क्योंकि अब आरसीबी के पास इसी के साथ जैकब बेथेल भी है,
तो ये चारों फिल सॉल्ट, हेज़लवुड, काफ़ी इनको दिक्कत होने वाली है कि ये कैसे खिलाएँगे अपनी जो 4 ओवरसीज़ का कोटा होता है वो कैसे करेंगे। बाकी ये दोनों का वीकनेस किसी के पास नहीं है, ठीक है? ये दोनों का वीकनेस क्या है इन्हें ही पता होगा और किसी के पास पता नहीं है। अगर ये दोनों ना बैटिंग करने आए तो ही ज़्यादा बेटर रहता है ओपोनेंट टीम के लिए। उसके बाद जैकब बेथेल, वैसे तो अगर आप देखोगे जैकब बेथेल बहुत अच्छा किया, आप सेमीफाइनल याद होगा आपको अभी जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, भाई वो सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट बंदा इंग्लैंड को जिता दिया था। और ये अभी जैकब बेथेल तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहा है इंग्लैंड के लिए, मतलब आप कह सकते हो ना इंग्लैंड का ये फ्यूचर स्टार है जैकब बेथेल। लेकिन अगेन बात वही पड़ती है ना कि आरसीबी इसको खिलाएगी कहाँ? फिल सॉल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड और जॉश हेजलवुड, 4 ऐसे ही हो जाते हैं आपके, ठीक है? लेकिन अगेन अगर आप देखोगे एज अ बैकअप बहुत अच्छा है। इन केस अगर फील्ड सॉल्ट को जाना पड़ता है या टिम डेविड या रोमारियो शेपर्ड, ये तीनों में से कोई भी एक इंजर्ड होता है या तबीयत ख़राब हो जाती है या नेशनल ड्यूटी के कारण अगर नहीं जाना पड़ता, तो जैकब बेथेल बहुत अच्छा बैकअप है इनके पास, ठीक है? लेकिन अगर आप देखोगे जैकब बेथेल प्लेइंग 11 स्टार्टिंग 11 में तो मेरे को नहीं खेलता हुआ दिख रहा, क्योंकि और प्लस इसको कुछ मौके मिले थे लास्ट ईयर और उसमें इसने बहुत अच्छा किया था जैकब बेथेल ने, ठीक है? तो ऑब्वियसली पर्सनली मैं चाहता हूँ कि जैकब बेथेल खेले, लेकिन लेट्स सी कैसे होता है क्या होता है। फिर आता है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को आरसीबी बहुत पीछे गई थी इस बार आर ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर के लिए, और ऑब्वियसली उसने 8.25 करोड़, शायद 8.25 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को ऐड किया था। और यही बात चल रही थी क्योंकि उस समय जब आई ऑक्शन हुआ था, पार्टिकल का ठीक था, सीज़न अच्छा जा रहा था, लेकिन इन्हें ही पता था कि ब्लॉकबस्टर डोमेस्टिक सीज़न चला जाएगा। और वेंकटेश अय्यर पार्टिकल का बैकअप है या पार्टिकल वेंकटेश अय्यर का बैकअप है, यही दोनों में से ये दोनों नहीं खेल सकते, कोई एक ही खेल सकता है आपका, ठीक है? तो वेंकटेश अय्यर अगेन बॉलिंग के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा कि वेंकटेश अय्यर को इन्होंने लिया है, इन्होंने बस बैटिंग के लिए लिया है। और ऊपर प्लस 2 राइट हैंडर्स ऑलरेडी ऊपर हो जाते हैं, तो एक बीच में मिडल, और क्योंकि अगर आप टॉप 4 में देखोगे तो 3 राइट हैंडर्स हैं, तो एक मिडल आपको चाहिए ही लेफ्टी, तो वहाँ पे वेंकटेश अय्यर करेगा और वेंकटेश अय्यर अपना 100% देता है भाई, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद आते हैं बॉलर्स पे, जो कि मेन चीज़ है चिन्ना स्वामी में या आरसीबी के लिए। जॉश हेजलवुड, रसिक दार, सुयांश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी और यश दयाल, ठीक है? अगर काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप लग रही है, पेस अटैक इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है। जॉश हेजलवुड, भाई ये बंदा T20 में भी ना टेस्ट वाले लाइन डालता है, मतलब एक जगह आप ना एक ना रुमाल बिछा दो, ठीक है? और जॉश हेजलवुड को बोलो कि उसी रुमाल पे टप्पा गिरना चाहिए, ये बंदा 6 का 6 बॉल उस रुमाल पे गिरा देगा बॉल, इतना ज़्यादा ये वो रहता है। और एक चीज़ जॉश हेजलवुड की क्या अच्छी है ना कि जैसे जॉश हेजलवुड है ना, वो हिट द हार्ट है, डेक हिट द हार्ट, मतलब क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को वो वर्ड नहीं ध्यान आ रहा, ठीक है? वो एक जगह करता है और उसकी लाइन लेंथ ना नहीं चेंज होती, चाहे वो पावर प्ले में करे, मिडिल ओवर्स में करे या फाइनल ओवर्स में डेथ में करे, उसकी वो लेंथ नहीं चेंज होती और वो लेंथ से मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? वो लेंथ से आपको बॉल को मारना मुश्किल हो जाता है। और जॉश हेजलवुड बहुत अच्छा एडिशन है आरसीबी के लिए, क्योंकि भाई इस बंदे के कारण आरसीबी का बॉलिंग सुधरा और फर्स्ट टाइटल जीती आरसीबी अपना। उसके बाद आता है रसिकदार, अगेन ये एक एज एन रसिकदार हो गया या नुवान तुषारा हो गया या अभिनंदन सिंह हो गया, ये तीनों आपको जनरली अगेन इम्पैक्ट प्लेयर में ही ज़्यादा दिखेंगे या बैकअप है आप कह सकते हो। उसके बाद श्रेयांश शर्मा को खेलने मिलता है कि नहीं, क्योंकि चिन्ना स्वामी में ऑलरेडी आपके पास कुणाल पांड्या है, श्रेयांश शर्मा को आप कैसे खिलाओगे ये देखने लायक होगा। लेकिन श्रेयांश शर्मा का एक चीज़ अच्छा है ना कि वो बॉलिंग भी अच्छा करता है और प्लस फील्डिंग में भी आपके 10 रन बचा के दे देता है वो बंदा, तो काफ़ी अच्छा श्रेयांश शर्मा पिछले साल भी किया था आरसीबी के टाइटल विनिंग में, टाइटल विन में, तो लेट्स सी। उसके बाद आता है भुवनेश्वर कुमार। भाई भुवनेश्वर कुमार पहले बस पावर प्ले का बॉलर हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में वो आप उसको डेथ में इग्नोर नहीं कर सकते हो। डेथ में जो वो वाइड यॉर्कर्स रहती है ना, भाई बंदा मिस ही नहीं करता लाइन। आप पिछले साल का फाइनल उठा के देख लो, मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल और कौन था शशांक सिंह, भाई हिलने नहीं दिया, शशांक कुमार या शशांक सिंह जो भी था, हिलने नहीं दिया उनको
फाइनल में, ठीक है। और मार्कस स्टोइनिस को आउट करके थोड़ा सा आरसीबी के साइड भी कर दिया था वो फाइनल उस वक्त तक, ठीक है। तो भुवनेश्वर कुमार तो भाई शुरू के 2 ओवर और लास्ट में 2 ओवर करेगा, और काफ़ी अच्छा रहा ये। इनफैक्ट आरसीबी को जो बॉलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी इंडियन बॉलर्स की, वो भुवनेश्वर कुमार ने ही की है, ठीक है। वो भुवनेश्वर कुमार ने ही उनकी बॉलिंग प्रॉब्लम सॉल्व की है, क्योंकि इनके पास ना इंडियन बॉलर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली कैप्ड इंडियन बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार ही था जो था ऑक्शन में। इन्होंने सिराज को छोड़ा और भुवनेश्वर को लिया, और ये काफ़ी अच्छा रहा भी उनके लिए। तो भुवनेश्वर कुमार से अगेन वही चीज़ उम्मीद होगी जो उसने लास्ट ईयर किया था। उसके बाद आता है यश दयाल। अब यश दयाल ने भी काफ़ी अच्छा किया, मतलब यश दयाल पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है आरसीबी ने पिछले 2-3 सालों में। आफ्टर जब गुजरात टाइटंस ने उन्हें छोड़ा, तो यश दयाल को ख़रीदा था आरसीबी ने। उसके बाद यश दयाल ने काफ़ी अच्छा किया है, मतलब पिछले साल अगर आप देखोगे, पिछले 2 साल में यश दयाल के कारण ही आरसीबी क्वालिफाई भी की है प्लेऑफ्स के लिए। उसके बाद आता है जैकब डफी और नुवान तुषारा। अगेन नुवान तुषारा और जैकब डफी, आप यही कहूँगा कि जॉश हेजलवुड की बैकअप हैं, और इसमें भी मेरे को लग रहा है जैकब डफी पहले खेल जाएगा, क्योंकि जब आरसीबी ने लिया था ये नंबर 1 T20 बॉलर था। अभी तो न्यूजीलैंड ने इसे ज़्यादा खिलाया नहीं, इस कारण से थोड़ा सा इसका नीचे डाउन हो गया, वरना तो ये ऐसे ही था कि बंदा नंबर 1 था। और काफ़ी, और एक चीज़ ये है ना कि जैकब डफी के लिए किसी टीम ने ना बिड भी नहीं किया, तो उस कारण से ना इनके लिए और आसानी हो गई थी आरसीबी वालों के लिए खरीदने के लिए, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसी के साथ टीम का तो प्रीव्यू हो गया। अब देखते हैं कि आरसीबी ऑब्वियसली लास्ट वन अगर देखना है तो ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले साल ही जीते पहली बार 25 साल में। उसके बाद अगर हम आते हैं फिक्चर पे कि अभी तक का जो निकला हुआ है मैचेस, उसमें कौन कौन सा मैच है आरसीबी का, तो ऑब्वियसली द डिफेंडिंग चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपना कैंपेन शुरू करेंगे ओपनिंग मैच के साथ, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 28 मार्च को खेला जाएगा चिन्ना स्वामी में। हाई स्कोरिंग मैच होगा। उसके बाद लंबा गैप है, 1 हफ्ते के गैप के बाद सदर्न डार्बी, दैट इज़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। ये मैच देखने लायक होगा, और ये बेंगलुरु में मैच है, ठीक है। तो ये आरसीबी का पहला दोनों मैच होम मैच है। और ये मैच के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो ऑब्वियसली 2024 नहीं भूल सकते, 2025 नहीं भूल सकते। और पिछले 4 मैचेस अगर देखें तो उसमें से मात्र 1 मैच जीती है। अगर मेरे को ध्यान है, अगर 24 के पहले हाफ में अगर आरसीबी सीएसके का मैच था तो उसमें सीएसके जीती थी, वरना आरसीबी ने पिछले 3 मैचों में डोमिनेट किया है सीएसके को, ठीक है। उसके बाद आरसीबी को ट्रैवल करना है गुवाहाटी, जहाँ पे वो राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी 10 अप्रैल को अपना तीसरा मैच। और वहीं पे उसके बाद बहुत कम टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, और 12 तारीख को फिर इन्हें वानखेड़े में मतलब मुंबई इंडियंस के साथ खेलना है। तो आरसीबी के मैचेस टफ है भाई, आरसीबी के शुरू के मैचेस थोड़े से टफ हैं, क्योंकि हैदराबाद का भी देखने में क्या आ रहा है कि शायद पैट कमिंग्स नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सीएसके और मुंबई के साथ तो इनके मैचेस हमेशा से रहते ही हैं, टफ रहते ही हैं। तो इस तरीके से इनके आरसीबी के मैचेस शेड्यूल्ड हैं। और अगर आप उसका स्ट्रेंथ देखोगे ना, अगर मैं आरसीबी के स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, अगेन उनका स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है। उनकी स्ट्रेंथ जो है उनकी डेथ बैटिंग है। मैं टॉप ऑर्डर को भी नहीं बोलूँगा, मैं मिडिल ऑर्डर को भी। डेथ में जो उन्होंने 2 राक्षस रखे हुए ना, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड के नाम पे, वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। अगर ये फॉर्म में रहे तो ठीक है। स्ट्रेंथ में इनका यही रहेगा कि अगेन विराट कोहली पे अगेन जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होने वाली है। रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर में कैसा करता है वो देखने लायक है, क्योंकि अगर रजत पाटीदार आउट ऑफ फॉर्म चला गया तो इनके लिए बहुत परेशानी होगी। कैप्टन है, कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। उसके बाद अगर वीकनेस की बात करें तो भाई वीकनेस ये है कि जॉश हेजलवुड काफ़ी कम कम्पिटिटिव मैचेस खेला है। मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, शायद बीजीटी बोला, एशेस जो हुआ था, एशेस के बाद से जॉश हेजलवुड कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है, इंजर्ड हुआ। उसके बाद उसने पूरा T20 वर्ल्ड कप मिस किया, और आईपीएल में भी पहला दो मैचेस आईपीएल में भी वो जॉश हेजलवुड मिस कर रहा है। मतलब एसआरएच वाला और सीएसके वाला ये दोनों मैचेस मिस कर रहा है। वो 5 अप्रैल को ज्वाइन करेगा टीम को, तो एक बहुत बड़ा ब्लो है आरसीबी के लिए। और पहला दोनों मैच भी इनका चिन्ना स्वामी में।
तो अगर जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहा तो आप जैकब डफी को खिलाओगे या नुवान तुषारा को खिलाओगे। भुवनेश्वर कुमार का लेटेस्ट न्यूज़ मेरे को अभी कुछ नहीं मालूम है, लेकिन चलो भुवनेश्वर का तब भी कर लेगा। लेकिन अगर इनकी बॉलिंग गई तो ये गए, क्लियर बता रहा हूँ, अगर इनकी बॉलिंग गई तो ये गए। और इनकी बॉलिंग इस बार थोड़ी ढीली मुझे लग रही है पर्सनली, क्योंकि जॉश हेजलवुड नहीं है और जॉश हेजलवुड पे काफ़ी डिपेंडेंट है आरसीबी। ठीक है, तो इस तरीके से। और स्पिनर्स की भी मेरे को कमी लगती है, क्योंकि एक कुणाल पांड्या के अलावा मुझे कोई स्पिनर दिख भी नहीं रहा। क्या सूर्यकुमार शर्मा को आप लगातार 14 के 14 मैचेस दोगे? मेरे हिसाब से तो नहीं दोगे। और अगर आप स्पिन में टिम डेविड को देख रहे हो तब तो फिर आप थोड़ा सा, तो अगेन मैं वही कहूँगा कि जो हर साल रहा है आरसीबी का, इस साल भी है कि भाई बैटिंग बहुत हैवी है और बॉलिंग हल्की सी इस बार ढीली वापस से लग रही है, जो कि पिछले 17 सालों में लगी थी। 18वें साल में थोड़ी अच्छी लगी थी तो इन्होंने टाइटल जीता, और ऑब्वियसली टाइटल जीतने के लिए आपको फिर से बॉलिंग को करना पड़ेगा। अगर आप इनकी प्लेइंग 11 देखोगे, अगर एक बार हम प्लेइंग 11 बनाने का देखें तो भाई फिल सॉल्ट आ गया, ठीक है, उसके साथ विराट कोहली आ गया। 3 पे आप या तो पार्टिकल रख लो या तो अय्यर रख लो, ठीक है। 4 पे पाटीदार आ जाएगा, ठीक है। 5 पे आप कुणाल पांड्या रख लो, ठीक है। कहाँ गया भाई, कर्सर ही नहीं डाउन हो रहा, ठीक है। 6 पे टिम डेविड, फिर रोमारियो शेपर्ड हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 पे हो गया आपका जितेश शर्मा, ठीक है। उसके बाद में अगर इजी से पिक कर लूँ तो आप रखोगे भूवी को, भूवी आपका रहेगा ही रहेगा। यश दयाल रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। और अगर आप देखोगे और कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गए। और अगर आप यहाँ पे एक तो जैसे अब जॉश हेजलवुड नहीं है तो मैं तो जैकब डफी के साथ जाऊँगा शुरू के मैचेस में, जैकब डफी के साथ जाऊँगा। और अगर ये 12वें पे देखोगे तो मैं रसिक दार को रखूँगा, जस्ट बिकॉज, या तो सूर्यकुमार शर्मा, ये डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे साइड बाउंड्रीज बड़ी होंगी वहाँ पे आप स्पिनर के साथ जाओगे, जहाँ पे और चिन्ना स्वामी है तो आप रसिक दार के साथ जाओगे। तो इस तरीके से मैं आरसीबी की प्लेइंग 12 देख रहा हूँ कि ये रहेगी। अनफॉर्चुनेटली जैकब बेथेल को नहीं मिलेगा स्टार्टिंग 12 में खेलने का मौका, और वेंकटेश अय्यर और पार्टिकल में से कोई एक ही आपको खेलता हुआ दिखेगा स्टार्टिंग 12 में, ठीक है। तो इस तरीके से। और ऑब्वियसली इस साल 2000 नहीं सॉरी, ये जो डिकेट चल रहा है ना 2020 से 2000, ये वाला, ये आरसीबी इज़ दी ओनली टीम टू क्वालिफाई इन ऑल दी प्लेऑफ्स, ठीक है। ये एक वैसा फेज़ है जहाँ पे एज अ सीएसके फैन हमने एंजॉय किया पिछले क्या कह सकते हो 15 साल में। लेकिन अभी आरसीबी ने बहुत अच्छा किया इस डिकेट में, ऑब्वियसली हर बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है आरसीबी ने। तो लेट्स सी कि इस साल आरसीबी क्वालिफाई करती है, क्या टाइटल डिफेंड कर पाएगी कि नहीं। देखने लायक होगा कि कैसे आरसीबी इस बार, क्या वो एक बार का तुक्का ही था कि वो जीत गए, या वो इसको हैबिट बना सकते हैं, ठीक है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। वैसे रोज़ 9 बजे सुबह वीडियो आ जाती है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके फॉलो कर लीजिए वहाँ पे भाई को, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है वहाँ पे भाई आपको प्रोवाइड कर देता है लिंक। और वीडियो डलते ही चैप्टर डल जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी होती है वीडियो देखने में। तो थैंक यू सो मच।